नवदृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इकोनॉमी सेक्शन में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उत्पादन की गतिविधियों के आधार पर कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेस उसका क्या होता है और किस प्रकार से संसाधनों को इस्तेमाल करके वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। साधारण अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें हम लोग लेते हैं सिस्टमेटिकली। पहला क्षेत्र है जिसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, या जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। इस प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, और एंड एलाइड एक्टिविटीज को रखा जाता है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज मुख्य होती है। इस नाते इसको कहते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। हाँ, अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि इसमें नेचुरल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। नेचुरल मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की प्राकृतिक विधि होती है। उत्पादन की प्राकृतिक विधि या नेशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, नेचुरल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। ठीक है, तो इस नाते चूंकि ये मनुष्य की सबसे पहले की एक्टिविटी है और नेचर बाउंड है, यानी अगर आप देखें तो नेचर से प्रोड्यूस्ड है, इस नाते इसको हम प्राथमिक क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि नेचुरल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो उत्पादन की विधि भी वो भी नेचुरल है, और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों के हम दोहन करते हैं, हम उनका इस्तेमाल उत्पादन के लिए करते हैं। जैसे खेती में हम जमीन और जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उत्पादन की क्रिया करते हैं। ऐसे ही पशुपालन में पशुधन का हम पालन करते हैं। मत्स्य में मछली पकड़ना, मछली पालना, ये सब शामिल है। तो इसमें जो मुख्य है, जो इस क्षेत्र में शामिल है, वो है कृषि, पशुपालन, जिसको एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं, मत्स्यिकी, जिसको फिशरीज भी कहते हैं, मत्स्यिकी में ध्यान देना है कि मछली पालन और पकड़ना दोनों शामिल है, चाहे मछली समुद्र में पकड़ी जाए या नदी में पकड़ी जाए या तालाब पोखरों में हम पालें, तो ये सारी क्रियाएं मत्स्यिकी या फिशरीज में शामिल है। इसके अलावा बागवानी या हॉर्टिकल्चर, वानिकी या फॉरेस्ट्री, जहां बागवानी में हम पेड़ों का वृक्षारोपण करने का कार्य करते हैं और फल फूल इत्यादि इकट्ठा करते हैं, वनों का जो बाग के उत्पाद इकट्ठा करते हैं। वहीं अगर हम वानिकी में देखें तो वन वो कहा जाए कि वेजिटेशन होते हैं जो नेचुरली जो उनका ग्रोथ होता है, वन नेचुरल होते हैं, और जबकि बाग क्या होते हैं, लगाए गए होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो इस तरीके से दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा आ जाता है खनन। खनन में क्या हुआ, माइनिंग, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों का हम खनन करते हैं, जमीन से निकालते हैं, कोयला, लोहा, सोना, जो भी चीजें
तो वो खनन में आता है। उसके बाद में आता है एक्सप्लोरेशन आता है। एक्सप्लोरेशन में जैसे हम ऑयल और गैस का करते हैं। तो ये जो तमाम एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा तमाम टाइप के कल्चर है, सेरीकल्चर, मेरीकल्चर, ठीक है। तो ये जैसे रेशम का कीट पालन करना हुआ, ठीक है, शहद में मधुमक्खी पालन हुआ, तमाम चीजें जो नेचुरल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई चीजें हैं वो हम लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ये देखा जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करता है। ये सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करता है और मनुष्य की सबसे शुरुआती इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रही वो इसी से जुड़ी रही। जैसे अगर हम लोग देखें तो पहले मनुष्य जब सभ्य जीवन शुरू किया तो कृषि और पशुपालन या मत्स्यिकी से जुड़ा, फिर ये तमाम चीजें अपनाते चला गया, एक के बाद एक तमाम चीजें आती गई। तो ये सेक्टर जो है वो आर्थिक उत्पादन की क्रिया में अपना विशिष्ट महत्व रखता है। अब जो दूसरा सेक्टर आता है, दूसरे सेक्टर को हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र या जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसमें सीधे सीधे कोई नेचुरल मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि तमाम जो संसाधन होते हैं उसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है। तो इसमें फिजिकल केमिकल टाइप की प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। प्रोसेसिंग या प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व होती है किसी प्रकार की। तो ये इसमें अगर हम लोग देखें तो इस सेक्टर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर होता है उसको हम इंडस्ट्री के रूप में भी लेते हैं। तो इसे इंडस्ट्री सेक्टर के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये उद्योगों को इसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता प्राप्त होती है। अब इसमें हम लोग देखें तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, मतलब कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है। तो एक हो गया विनिर्माण। विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण जैसा कि आप समझते होंगे, विनिर्माण में जैसे मोटर गाड़ियों का निर्माण है, चाहे वस्त्र उद्योग है, ये सब इसी में आएगा। विनिर्माण में उद्योग के क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो निर्माण शामिल है। निर्माण या कंस्ट्रक्शन। पुल, भवन, सड़क का निर्माण किस में आएगा? निर्माण क्षेत्र में या कंस्ट्रक्शन में आएगा। इसी प्रकार ऊर्जा का क्षेत्र, ऊर्जा या एनर्जी इसी सेक्टर का होता है। चाहे आप सोलर पैनल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप देखिए इसमें भी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। हम क्या करते हैं, सोलर पैनल के माध्यम से सन रेज से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जैसा कि आप साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये भी ऐसे कोयले से हम पैदा करते हैं बिजली, कोयले को बर्न करते हैं, कोल बर्निंग करते हैं हम। अब आप जानते हैं कि थर्मल एनर्जी इससे पैदा होती है। ऐसे हम लोग जब एटॉमिक एनर्जी है, तमाम जो कुछ है इसमें सभी में प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, यानी एक प्रक्रिया इन्वॉल्व है। इस नाते सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो फूड प्रोसेसिंग, जिसको हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग, जो तमाम प्राइमरी के या सेकेंडरी के भी खाने पीने की चीजें हुई उनको और आगे प्रोसेस करना। जैसे दूध हमें कहां से मिला? प्राइमरी से मिला, पशुपालन से मिला। दूध से तमाम उत्पाद जो बनते हैं वो किसमें आते हैं? खाद्य प्रसंस्करण में। बागवानी से हमें आम मिला, आम के अचार जो बने वो किसमें आएंगे? फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा हुए। आलू हमें कृषि से मिला और जो पोटैटो चिप्स बनते हैं वो किसमें आएंगे? खाद्य प्रसंस्करण में आएंगे। तो ये जितने भी प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी उत्पाद को आगे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसिंग से किसी और उपयोगी उत्पाद में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा किसमें आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। तो चाहे वो कपास से कपड़े का निर्माण हो, या जो आयरन ओर से स्टील का निर्माण करना हो,
ठीक है। चाहे विनिर्माण करना हो, चाहे आप मिट्टी से ईंट भट्ठे में ईंट पका रहे हो, ये सारे काम जो है किसमें आते हैं, वो प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं। इसमें आते ये इंडस्ट्रियल उद्योग या जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, इसमें आता है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण आप देख रहे होंगे, इसमें औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा शामिल है, इसमें इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा जाता है। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र के बारे में। तीसरा क्षेत्र जो है उसको कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र ये इसको कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज मिल, इसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस या टर्शियरी सेक्टर, इसको सेवा क्षेत्र। जहां हमने यहां देखा प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई फिजिकल प्रोडक्ट आते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं टैंजिबल गुड्स यहां पैदा करते हैं। टैंजिबल गुड्स पैदा करते हैं, यानी ऐसी चीजें जिनको मापी तोड़ी जा सके उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं, टैंजिबल गुड्स कहते हैं। तो ऐसी चीजें हम कहाँ पैदा करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। लेकिन टर्शियरी सेक्टर में हम सिर्फ जो चीजें पैदा करते हैं वो चीजें इफेक्ट पैदा करती हैं। इफेक्ट या प्रभाव पैदा करने वाली चीजें इसमें शामिल होती है। इफेक्ट या प्रभाव पैदा करने वाली चीजें होती हैं, और इसमें जो भी चीजें पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं इनटैंजिबल गुड्स। इनटैंजिबल गुड्स। इनटैंजिबल गुड्स। अब यहां ध्यान देने के लिए है कि जैसे हम इसमें अगर देखें तो प्रशासन शामिल है। प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का काम क्या करना, सेवाएं उपलब्ध कराना, जो जन सेवा के लिए जरूरी चीजें हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये भी प्रशासन का काम हो। ऐसी जितनी भी चीजें हैं, मतलब जो एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, वो सब इस सेक्टर में आती है। जैसे इसमें प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रबंधन या मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हुआ, संचार या टेलीकम्युनिकेशन हो गया, संचार या टेलीकम्युनिकेशन हो गया, परिवहन या ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे वो किसी प्रकार का परिवहन क्यों ना हो। इसी प्रकार अगर आप देखें तो टूरिज्म हुआ, ठीक, होटल मोटल, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, कैटरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी का काम, होटल, रेस्टोरेंट, ये जितनी भी चीजें हैं इसमें आ जाएंगी। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखें जितना भी हमने उल्लेख किया है, सारी चीजें इफेक्ट पैदा करती है। इफेक्ट मतलब प्रभाव पैदा करती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सेवा क्षेत्र का भाग बनती हैं। अब इसी में देखें तो कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं, जैसे बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर में जो वगैरह होता है। इसके अलावा हो गया केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे टेस्टिंग हो, इसका ये तमाम चीजें इसमें आ जाएंगे। अब देखा जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे कैटरिंग का काम हो, यानी अगर देखें तो सबसे ज्यादा गतिविधियां इसी में शामिल है, इस क्षेत्र में शामिल है। आधुनिक समाज की सबसे ज्यादा गतिविधियां इसमें शामिल है। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में हम अगर फिर से एक बार इसको रिव्यू करें तो अर्थव्यवस्था में हम जो गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर में हम रखते हैं, जो नेचुरली चीजें प्रोड्यूस करते हैं,
प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के माध्यम से वो, जिसमें कि हमने देखा कृषि, पशुपालन, मत्स्य की बागवानी और ये तमाम चीजें शामिल है। अब ये देखा जाए तो बेस बनाती है, प्रोडक्शन का बेस बनाती है, क्योंकि यहाँ से तमाम उत्पाद जो है वो यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में या सेमी प्रोसेस मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें होती है, सेमी प्रोसेस मटेरियल को आगे बढ़ाया जाता है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों में तो हमने देखा गुड्स प्रोड्यूस होता है, यानी वस्तुएं प्रोड्यूस होती हैं, और यहाँ जो तृतीय क्षेत्र है, इस तृतीय क्षेत्र में कोई गुड्स या टेंजिबल गुड्स के बजाय क्या पैदा होती हैं, सर्विसेज, जिन्हें हम इफेक्ट के रूप में देखते हैं, जिसमें ये तमाम चीजें शामिल हैं। तो मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को ये तीन उसमें बांटा गया। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि अमेरिका जैसे देश में जो काफी ज्यादा विकसित हो चुके हैं, वहाँ बीपीओ, केपीओ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेवलपमेंट, इन तीन चीजों को शामिल कर दिया गया क्वार्टरनरी सेक्टर में। क्वार्टरनरी मतलब चतुर्थक क्षेत्र, जो हमारे देश में अभी उतना डेवलप ना होने के नाते इस सेक्टर को उतना महत्व नहीं दिया गया और इसको एक अलग सेक्टर के रूप में स्थान नहीं दिया गया है। जबकि यूएस वगैरह में आप देखेंगे इनको क्वार्टरनरी सेक्टर में रखा गया है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है, बिजनेस प्रोसेस और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग काफी ज्यादा डेवलप है। तो हम देखें कि इस आधार पर अर्थव्यवस्था को हम अलग अलग श्रेणी में प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में विभाजित करते हैं। जैसे कहेंगे कोई कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र का हो, यानी कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों का हो। जैसे अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता के समय यानी 1951 में अगर हम लोग देखें तो इंडियन जो जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का 1951 में जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज्यादा था और ये कंट्रीब्यूशन था 55.11%, 55.11% ऑफ जीडीपी किसका? प्राइमरी सेक्टर का। इस नाते उस समय हमारी अर्थव्यवस्था 1951 में, क्योंकि आधे से अधिक आप देख रहे 55% ऑफ जीडीपी कहाँ से पाती थी? प्राइमरी सेक्टर से, और इस नाते हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित की जाती थी। दूसरा ये भी देखना कि डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन क्या रहा। तो यहाँ डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन जो था वो लगभग 72% ऑफ पॉपुलेशन, कितना परसेंट? 72% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड था। किस पर डिपेंड था? एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो इन दोनों दृष्टियों से देखा जाए, यानी जहां 55% जीडीपी आ रही हो, 72% पॉपुलेशन डिपेंड हो उस पर अपने आजीविका के लिए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहेंगे। दूसरा, कुछ अर्थव्यवस्थाएं विश्व में ऐसी आई जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हुई। जैसे अगर आप देखते लगभग 1850 के आसपास अगर आप इंग्लैंड को देखते तो उसकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? इंडस्ट्री सेक्टर का था। और इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होने के नाते हम कहते हैं उस समय की जो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था थी उसे हम एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में पहचानते थे। 1850 के आसपास में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पर अपने पहुंच रही थी, उसको हम कहे कि ये अर्थव्यवस्था एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। लेकिन आज अगर आप देखें तो दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका दिखाई देता है? तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर। जैसे अगर आप देखें तो यूरोप के तमाम देश, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, इन तमाम विकसित देशों में आप देखेंगे कि 80% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कई देशों में कहां से आता है? टर्शियरी सेक्टर से आता है, तृतीय क्षेत्र से आता है। इस नाते आज की जितनी विकसित बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं? सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था या सर्विस इकोनॉमी के रूप में। अब अगर हम भारत का थोड़ा सा यहाँ पर कंट्राडिक्शन समझें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ पर अभी टिकी हुई है, मतलब किस रूप में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को आज के संदर्भ में, यानी 2020 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? अब यहाँ कुछ कंट्राडिक्शन है इस संदर्भ में।
अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अभी कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का, वो पाएंगे लगभग 54% आप 54% ऑफ जीडीपी इंडियन इकोनॉमी का कहां से आता है? सर्विस सेक्टर से आता है। 54% आप ध्यान दीजिए, जितना कभी एग्रीकल्चर का था उसी के लगभग हम पहुंच चुके हैं किसको? सर्विस इकोनॉमी का हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। अब कंट्राडिक्शन क्या है? अगर आज हम देखें तो 54% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहां से प्रोड्यूस होता है? सर्विस सेक्टर से। लेकिन अभी भी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कहां टिका हुआ है? प्राइमरी सेक्टर पर। इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 49% यानी लगभग कह सकते हैं आधी जनसंख्या आज भी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो ये कंट्राडिक्शन साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारी जनसंख्या का 49% या ऑलमोस्ट हाफ डिपेंड कर रहा है कहां पर? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग है 16.5%। ये है एग्रीकल्चर सेक्टर का कब? 2019-20 का ये कंट्रीब्यूशन। तो 2019-20 में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी में? 16.50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जबकि अगर देखेंगे इस पर पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंसी है वो लगभग है 49% पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी अभी भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतनी पॉपुलेशन हमारी डिपेंड कर रही है। अब आप देखें दोनों का जो कंट्राडिक्शन है वो क्यों ये कंट्राडिक्शन बना। इसके लिए हम आइए थोड़ा सा चीजों को बात करते हैं कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना चाहिए। कहते हैं बैलेंस सेक्टोरल ग्रोथ। बैलेंस सेक्टोरल ग्रोथ इसको कहते हैं कि इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों का जो है जिस तरीके से विकास होना चाहिए, जिस क्रम में विकास होना चाहिए, उस क्रम में विकास अगर उपयुक्त ढंग से होगा तो इकोनॉमी का बैलेंस सेक्टोरल डेवलपमेंट होगा। जैसे अगर हम दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को लें जो आज बड़ी इकोनॉमी डेवलप इकोनॉमी है, तो कुछ एक्सेप्शन के साथ हम पाएंगे कि सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होता है। जैसे इंग्लैंड में जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आप ये पाएंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में होता है इंग्लैंड में। तो 1750 के दशक में आरंभ होता है कह सकते हैं। कोई एकाकी घटना नहीं है, एक कोई इवेंट नहीं है, बल्कि कई घटनाक्रमों का एक क्रमिक विकास है जिसमें बहुत सारे घटनाक्रम की जो घटनाएं रही बीच में पीछे रह जाती, कुछ नई नई चीजें आती गई और बल्क में प्रोडक्शन होने लगा, खास करके मशीन शक्ति के इस्तेमाल के द्वारा। इसी को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ये 1750 से शुरू होकर के इंग्लैंड में 1850 तक जाते जाते काफी मेच्योर हो गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में, जैसे अभी हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रोसेस में हम लोग आ पाए, हम लोग काफी पिछड़े रहे। अमेरिका भी अगर आप देखें तो अमेरिका अपने गृह युद्ध के बाद में अगर आप देखते हैं तो 1880 के दशक बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर बढ़ने लग जाता है। और 1910 के बीच का फेज जो है वो अमेरिका में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के संदर्भ में कि क्यों कंट्राडिक्शन यहाँ। हमने भी बात रखी कि जब अर्थव्यवस्थाएं विकास की अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर आगे बढ़ती हैं, तो पहले हर इकोनॉमी जो होती है जनरल सेंस में, एक्सेप्शनल भी मिलेंगी कुछ चीजें, प्राइमरी सेक्टर पर वो बेस्ड होती है। जैसे इंग्लैंड को अगर हम लें एग्जाम्पल के रूप में, तो इंग्लैंड की इकोनॉमी में पहले कृषि क्रांति हुई, एग्रेरियन रिवोल्यूशन हुआ। एग्रेरियन रिवोल्यूशन हुआ वहां 1500 के आगे होना शुरू हुआ, जो आप जानते हैं यूरोप में पुनर्जागरण और प्रक्रियाएं आती हैं, बाद में प्रबोधन का काल आया। मेन अगर आप देखेंगे तो 1600 के बाद इंग्लैंड में कृषि क्षेत्र में तेजी से आधुनिकीकरण और विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ खेती किसानी कई चीजें लाता है जो इंडस्ट्री के बहुत काम आती है। जैसे हम मान लें कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ तो फायदा क्या होगा? कृषि क्षेत्र में एक तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा। सरप्लस प्रोडक्शन होने से आप जानते हैं बहुत सारे रॉ मटेरियल की सप्लाई कृषि क्षेत्र इंडस्ट्री को करता है। जैसे हम मान लें कॉटन इंडस्ट्री,
तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए कॉटन कौन पैदा करेगा? कृषि क्षेत्र पैदा करेगा। जितना ज्यादा कॉटन बल्क में तैयार होगा उतना ज्यादा यहाँ इजिली अवेलेबल होगा और उसका कॉस्ट क्या होगा यहाँ पर? कम होगा रिलेटिवली। इस नाते ये आसानी से प्रोडक्शन कर सकते हैं ज्यादा और ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा कृषि और भी क्या करती है? कृषि में जब तक अधिशेष उत्पादन की स्थिति नहीं होगी तब तक नगरीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न कहाँ से आता है? यहीं से आता है। और ज्यादा कृषि उत्पादन का मतलब ज्यादा खाद्यान्न पैदा होगा। सरप्लस प्रोडक्शन, ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन मतलब होता है किसान अपने खेत पर जब काम करता है तो अपने खाने पीने बीज इत्यादि को निकाल लेने के बाद जो उसके पास एक्सेस होता है, अतिरिक्त होता है, जिसको हम सरप्लस कहते हैं, जब उस अवस्था को उत्पादन प्राप्त कर ले तो उसको हम कहते हैं सरप्लस प्रोडक्शन की, अधिशेष उत्पादन की अवस्था। और अधिशेष को किसान बाजार में बेचता है। जितना ज्यादा उसके पास अधिशेष होगा उतना ज्यादा अधिशेष बाजार में पहुंचेगा और जब ज्यादा से ज्यादा अधिशेष बाजार में उपलब्ध होगा तो इंडस्ट्री सेक्टर को कुछ चीजें मिलेंगी आगे की प्रोसेसिंग के लिए, खाने पीने के लिए नगरों में रहने वाले लोगों को मिलेगा और इससे वो एक आधार निर्मित करेगा। दूसरा बात, बड़ी बात क्या होती है? ज्यादा उत्पादन का मतलब ज्यादा बचत और ज्यादा बचत का मतलब ज्यादा निवेश। एक काम ये भी कहां से होगा? कृषि क्षेत्र से। दूसरी बात, कृषि क्षेत्र में अगर अधिशेष उत्पादन तेजी से बढ़ा, यंत्रीकरण आगे आ गया उसमें, तो अब जो मानव श्रम की जरूरत है पर्याप्त है वो घटने लग जाएगी। तो कुछ लोग खाली हो जाएंगे और वो लोग किधर की ओर पलायन करेंगे? यानी कृषि पर जहाँ 5 लोग लगे हैं, आज 3 की आवश्यकता है, तो बाकी 2 लोग नगरों की ओर पलायन करेंगे और नगर में जब जाएंगे तो वो श्रम योगदान करेंगे। किस क्षेत्र में वो योगदान होगा? इंडस्ट्री सेक्टर में योगदान होगा। तो इंडस्ट्री सेक्टर में जो श्रम चाहिए और कच्चा माल, 2 चीजें चाहिए, वो कहां से आ गई? ग्रामीण क्षेत्र से आ गए। यानी कच्चा माल का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र में होगा और वहीं से श्रमिक भी चलेंगे किधर की ओर? उद्योगों की ओर, जो प्राय नगर में होते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? कृषि क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन का मतलब औद्योगिक वस्तुओं की डिमांड भी तो ये करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमारे यहाँ गेहूं का बम्पर क्रॉप हो, जो इस साल हुआ इतने क्राइसिस के दौर में, अच्छी क्रॉप रही हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार ज्यादा अच्छी होने का मतलब है, अगर हम ब्रिटानिया के बिस्कुट का एग्जाम्पल ले लें तो बिस्किट इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा गेहूं मिला जो एक रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होगा। अब उनको सस्ते में ज्यादा उत्पादन करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है, जब वो उत्पादन आ गया, तैयार हो गया, तो किसान का बच्चा भी तो बिस्किट खाता है। अगर ज्यादा किसान के यहाँ सब प्रोडक्शन की स्थिति रही तो उसके बच्चे ज्यादा डिमांड कर पाएंगे। मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री की चीजों की डिमांड भी एक बड़ा हिस्सा समाज का, यानी जनसंख्या का इस सेक्टर में जो लगा हुआ है, वो खरीदार भी तो है, उपभोक्ता भी तो है उन चीजों का। तो ज्यादा आमदनी का मतलब ज्यादा उपभोग की चीजें वहां से मांग करेगा। जो कौन सप्लाई करेगा? इंडस्ट्री। खेती में ज्यादा यंत्रीकरण का मतलब है कि जो कृषि यंत्र बनाने वाले उद्योग है उनका भी विकास। पेस्टिसाइड, केमिकल, जो फर्टिलाइजर्स और तमाम चीजें जो सप्लाई देते हैं इस क्षेत्र को, उनकी डिमांड बढ़ेगी अगर इनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगा। किस नाते परचेजिंग पावर ज्यादा होगा? क्योंकि कृषि की उन्नति या कृषि का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ज्यादा उत्पादन की ओर कृषि बढ़ रही है। तो इसी नाते कहा गया कि कभी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बेस क्या बनाता है? एग्रेरियन रेवोल्यूशन या कृषि क्रांति। तो दुनिया में जो भी संतुलित विकास किए हो, चाहे ब्रिटेन चाहे अमेरिका, 2 बड़े देशों का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, आपको पढ़ना भी है जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पोर्शन में, आप पाएंगे वहां पर कि पहले कृषि क्रांति हुई, फिर औद्योगिक क्रांति। यानी नंबर 1 पर कृषि क्रांति और फिर औद्योगिक क्रांति। और जब कृषि और उद्योग में अगर क्रांति हो जाती है तो आप जानते हैं यही तो 2 उत्पादक है। और ये मूलतः क्या है? उनके सप्लायर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। अब अगर आप यहाँ देखें, अगर इन 2 सेक्टर में विकास हो रहा है तो इनमें से तमाम सेवाओं की मांग इनके द्वारा की जाएगी, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे मैनेजमेंट का सेक्टर हो, चाहे संचार का हो, चाहे परिवहन का हो। ये तमाम क्षेत्र किस पर डिपेंड है? प्राइमरी और सेकेंडरी पर। और इनकी डिमांड, इनमें जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इन सेवाओं का भी क्या होगा? मांग ज्यादा होगा। तो ये सेक्टर अपने आप ग्रोथ करेगा।
अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि नंबर 1 पर इंडस्ट्री ग्रोथ यानी प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए जो आधार निर्मित करे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में इकोनॉमी को जाना चाहिए, यानी संतुलित आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विकास के लिए अर्थव्यवस्था में पहले कृषि क्रांति, फिर औद्योगिक क्रांति और फिर अंततः तृतीय चरण में होना चाहिए सर्विस रेवोल्यूशन या सेवा क्रांति। इसी को हम कहते हैं मेच्योर होना। जैसे कहते हैं जब कृषि खूब उन्नति कर जाती है तब कहते हैं हमारा प्राइमरी सेक्टर मेच्योर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया में मेच्योरिटी भी आई, लेकिन जो कंप्लीट मेच्योरिटी नहीं आई, इस नाते हम तमाम कृषि के उत्पादों के लिए अभी भी बाहर की ओर निर्भर करते हैं। कभी प्याज के संकट में आ जाता है, कभी दाल पे संकट आ जाता है, ऐसी तमाम चीजों पर आप देखते रहते होंगे। अभी भी यूपीएससी क्वेश्चन 2 साल पहले पूछी कि दुनिया में सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का इंपोर्टर कौन है, खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक हम ही लोग, इंडिया। अब आप समझ सकते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा कृषि भूमि अगर किसी देश में है तो हमें नेचर ने कितना बढ़िया से नवाजा है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना लगभग ज्यादा, लेकिन अमेरिका से भी ज्यादा कृषित भूमि यानी खेती युक्त भूमि भारत के पास है। चाइना भी लगभग 3 गुना से थोड़ा ही कम होगा, उसके पास भी जो हमारे यहाँ खेती की जमीन है उससे ज्यादा खेती की जमीन कहाँ पर है, इंडिया में। लेकिन विडंबना क्या है, आप देख सकते हैं कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हमारे देश में भी क्या है, वर्ल्ड एवरेज से काफी बिलो जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें मेच्योर नहीं हो पाए। अब इसमें कहीं ना कहीं तो आप मानेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कमी रही, जो हमारे नीति निर्माता रहे, पॉलिसी मेकर रहे, वहां कहीं समस्या रही, हम विजुलाइज नहीं कर पाए सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से। दूसरी चीज आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात, कहते हैं हम 3 औद्योगिक क्रांति में भागीदार ही नहीं बन पाए। पहली औद्योगिक क्रांति हुई तो हम जो 1750 में, तब तो हम गुलामी की प्रक्रिया में थे, यानी हम गुलाम बन रहे थे। जानते होंगे अमेरिका इसी समय स्वतंत्र हो जाता, हम लोग पिछड़ गए। पहले औद्योगिक क्रांति का फायदा नहीं उठा पाए, दूसरे में हम परतंत्र थे, तीसरे में हम अभी स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र हुए थे तो थोड़ा मोड़ा आया, औद्योगिकरण पर ध्यान भी दिया गया, लेकिन कुछ संसाधनों की समस्या, और मैं उससे बड़ी मानता हूँ समस्या की डेडिकेशन की समस्या रही, विजन की समस्या रही, तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बैलेंस वे में आगे नहीं बढ़ा पाए। ये दोनों तो नहीं हो पाए, लेकिन हमारे देश में सबसे पहले सर्विस सेक्टर पर फोकस, खास करके 1990s में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। 1990 के दशक में जो हमने नई औद्योगिक नीति लाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, उसमें सर्विस सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर रहा ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा और सबसे पहले मेच्योर हो गया। यानी इन दोनों के मेच्योरिटी होने से पहले ये मेच्योर हो गया। ऐसी नाते कहते हैं कि हम अभी कृषि में थे स्वतंत्रता के समय, आप ध्यान दीजिए, अभी आपके पास डाटा भी है। हम इंडस्ट्री में ना जाकर के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उसमें ना जाकर के फेज में हम सीधे कहाँ इंटर कर जाते हैं, सेवा क्रांति के दौर में सर्विस सेक्टर मेच्योर हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट पाने वाला, सबसे ज्यादा जो फायदे में रहने वाला तमाम सुधारों के क्षेत्र में रहा, वो कौन सा सेक्टर रहा, सर्विस सेक्टर रहा। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना कि विसंगति कहाँ रह गई, जो मैं समझाना चाहता हूँ, जिसको क्वेश्चन भी बन रहा। कहा जा रहा है कि 1991 के बाद, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो राव मनमोहन मॉडल 1991 के जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं, उन रिफॉर्म्स का परिणाम ये निकला कि सर्विस सेक्टर में बूम आ गया। और आप देख रहे हैं सर्विस सेक्टर में बूम, आपको साफ दिखाई देगा कि कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का। लेकिन अभी 49% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन सा सेक्टर बना हुआ है, तो आपके सामने है तथ्य कि अभी भी 19 और 20 में 49% पॉपुलेशन को जो सेक्टर रोजगार दे रहा है, आजीविका दे रहा है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। और विडंबना ये है कि 1951 में जो सेक्टर 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सेक्टर आज गिर करके लगभग 1/3 से भी कम आ गया, 16.5%। आप देख सकते हैं इससे बहुत सारे प्रश्न जो आगे खुलेंगे आपके सामने आएंगे, आप उनको बेहतर समझ पाएंगे। आप खुद सोचिए
कि अगर हमारे इकोनॉमी में 100 रुपया पैदा हो रहा है तो 100 रुपए में से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 16.5 यानी 16 रुपए 50 पैसे। आप देखिए सबसे कम योगदान ये सेक्टर कर पा रहा है, जबकि शेयर करने वाले कितने लोग हैं, 49, यानी हर 100 में से 49 लोग डिपेंड है किस पर, एग्रीकल्चर पर, और उस क्षेत्र का जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो 16.5%। तो आप अनुमान लगाइए कि 49% लोग जीडीपी का 16.5% शेयर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में कितनी भयावह समस्या होगी। एक तो पर कैपिटा इनकम, जिसको आगे हम नेशनल जीडीपी जब करेंगे तो वहां तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत निम्न है। इस क्षेत्र में कहते हैं जितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए उससे ज्यादा लोग नियोजित हैं, यानी कहते ओवर बर्डन है ये सेक्टर हमारे देश का। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे अगर आप अमेरिका में ले लीजिए तो वहां एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल 2% लोग इन्वॉल्व हैं। ओनली 2% ऑफ अमेरिकन आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, और 6% ऑफ यूएस जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप अनुमान लगाओ कि जीडीपी का 6% अमेरिकी किसान पैदा करता है और पॉपुलेशन कितना, सिर्फ 2%। तो आप अनुमान लगाओ क्योंकि पर कैपिटा इनकम कितना ज्यादा होगी अमेरिकन किसान की। तो हम दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने यहाँ की बात करते हैं। हम लोग देख रहे हैं 51 का डाटा ये बता रहा है कि 55% ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रही है और 72% पॉपुलेशन। जब ये चेंज हो रहा था तो पॉपुलेशन का शिफ्ट होना चाहिए। कहते हैं अगर बैलेंस सेक्टोरल डेवलपमेंट हो तो कृषि से जनसंख्या किधर की ओर अंतरित होती है, कृषि के बाद उद्योग जब विकसित होता तो जनसंख्या यहाँ से यहाँ शिफ्ट करती है, और उसके बाद जनसंख्या उद्योग से किधर की ओर आती है, सेवा के क्षेत्र। यानी दोनों क्षेत्र से किधर की ओर आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। आप डेवलप कंट्रीज को आप पाएंगे, जैसे हमने भी बात रखी कि अमेरिका में केवल 2% लोग खेती किसानी में लगे हैं, और जबकि 86% लोग कहाँ लगे हुए हैं, तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब अगर हम यहाँ का मोटा आंकड़ा ले लें तो आप देख रहे हैं ये 54% ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है ये 2021 में, और अगर 1920 में, और अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी देखें तो लगभग 34% की पॉपुलेशन इस पर डिपेंड है। 34% पॉपुलेशन इंडिया की इस पर डिपेंड है, यानी इतने लोगों को ही केवल रोजगार मिल रहा। अब आप अनुमान लगाइए कि 54% जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं 34%, यानी हमारे देश में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें इस सेक्टर को फायदा मिला, इसमें इन्वॉल्व लोगों को भी फायदा मिला। लेकिन आप देख रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ हो रहा। यहाँ जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन इस पर जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा उतना। दूसरी तरफ आप देखिए सबसे कम जीडीपी कंट्रीब्यूट करने के बाद भी आज सबसे बड़ा जॉब प्रोड्यूसर कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये आप समझ सकते हैं। अगर आप सबका अंतराल करके देखें तो यहाँ अगर हम इसकी बात कर लें तो लगभग ये 29% कंट्रीब्यूट कर रही है इंडस्ट्री। अब कितना परसेंट पॉपुलेशन बचा आप देख सकते हैं, लगभग 17% पॉपुलेशन इस पे आएगा, लगभग यही जाएगा डाटा। यानी 29% जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है, और इस पर जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी है वो कितनी है, 70% पॉपुलेशन। अब आप क्या देख रहे हैं इससे, अब आप ये तमाम चीजें ध्यान से देखिए। 29% जीडीपी, 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंसी। हालांकि आप जानते हैं जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आज के जमाने में हो रहा है, मशीनरी जो ऑटोमेशन है, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, तो वहां यहाँ संभावना उतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ तो दिनों दिन पॉपुलेशन घटेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऑटोमेशन होगा वहां इसमें समस्या रहेगी। हम बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन यहाँ नहीं कर पाएंगे। हाँ, एमएसएमई पर हम ज्यादा बल देते हैं तो वो काम बेहतर बनेगा, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री पर हम देखें तो उसमें बहुत जॉब क्रिएशन की संभावना नहीं होती है। अब यहाँ जॉब क्रिएशन की संभावना है, लेकिन हम यहाँ जॉब क्रिएशन नहीं कर पाए। इस नाते इन दोनों ही सेक्टर में अगर आप देखें तो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा, यानी इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ा,
यानी स्वतंत्रता के समय अगर हम लोग तीनों सेक्टर का ले लें तो जहां एग्रीकल्चर का है, अगर हम 1950-51 की बात करें तो हम तीनों का ले लें, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने देखा कितने परसेंट है, 55.11% है। ठीक है, हम लोग अगर इसमें देखें तो इसमें जो परसेंटेज है इसमें देखिएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर का 55%, इंडस्ट्री सेक्टर का 13.34% और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन 29.55%। ये कंट्रीब्यूशन था स्वतंत्रता के समय, यानी 1950-51 की बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन अलग अलग सीट का था। जबकि बहुत बदल गया, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना रह गया, 16.5% रह गया। यहाँ देख रहे हैं कि 29% के आसपास इसका हो गया और 54% के आसपास इसका हो गया। ठीक है, मतलब लमसम डाटा की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो अभी ओवर बर्डन बना हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर। और इस नाते एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो जॉबलेस, यानी जॉब सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है, जबकि उसका पर कैपिटा इनकम लगातार क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ पर जिसको हमने कहा था प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो अपने कैपेसिटी से या नीड से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे या एम्प्लॉयड करे, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम कहते हैं कि जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 2 लोग पर्याप्त हैं, 2 कृषि श्रमिक पर्याप्त, लेकिन उस पर 5 लगे हुए हैं। तो 5 लगे हो तो मतलब 3 फालतू हैं उसमें। इकोनॉमिक्स के टर्म में ये कहा जाता है कि 2 ही श्रमिक असली उत्पादक हैं, क्योंकि अगर हम 3 को बाहर कर देते हैं तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो बाकी 3 श्रमिक हैं उनकी सीमांत उत्पादकता 0, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये होती है किसी उत्पादन प्रक्रिया में अगर हम एक एक्स्ट्रा श्रमिक लगाते हैं तो उत्पादन में अगर कुछ वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए 2 श्रमिक मिल करके जो खेती कर रहे थे तो उत्पादन इतना हो रहा था, मान लीजिए 10 कुंटल हो रहा था, अगला एक श्रमिक आ गया तो उत्पादन होने लगा 15 कुंटल, तो पर उसमें कितना हो गया 5 कुंटल का। लेकिन अगला अगर श्रमिक बढ़ने के बाद उत्पादन उतना ही बचा रह जाए जो पहले था, तो जो अगला श्रमिक बढ़ा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या सीमांत उत्पादकता क्या होगी, 0 होगी। तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इस तरीके से अगर दिया डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सेक्टोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम विसंगतियां दिखाई देती हैं, और इसी नाते हमारे देश में एक डिवीजन पैदा हुआ जिसको हम इंडिया भारत के डिवाइड के रूप में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे अभी भी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मूलतः भारत ही रह गई, और जो इंडस्ट्री और सर्विस इकोनॉमी से जुड़े लोग हैं वो कहाँ पहुंच गए, वो लोग इंडिया में। तो इंडिया भारत का डिवाइड क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके आगे की जो तमाम चर्चा की चीजें हैं, इशू एरियाज हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज यहीं तक, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम जुड़ पाए।